Hello everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are continuing our topic फंडामेंटल फोर्सेस और आज हम लोग थर्ड फंडामेंटल फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। तो बेसिकली द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि किसी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले अट्रैक्टिंग फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। बेसिकली न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट व्हाट आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो द डेफिनेशन फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर is the forces between protons and neutrons inside the nucleus of an atom is known as strong nuclear force, यानी कि किसी न्यूक्लियस में, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देख सके लिथियम 6 और यूरेनियम 238 में, तो दोनों डोमेन के स्टेबल होने के लिए यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में एक फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं विच इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके कारण ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर स्टेबिलिटी पे आ गए। नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज की, तो इसकी प्रॉपर्टीज पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। दे आर ऑफ शॉर्ट रेंज, शॉर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द न्यूक्लियस, यानी कि ये शॉर्ट रेंज के और शॉर्ट फोर्स अट्रैक्शन के फोर्स होते हैं न्यूक्लियस के बीच में, जो कि किसी भी न्यूक्लियस को क्या देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेज एंड हैज रेंज ऑफ 1 फर्मी, यानी कि ये सभी फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और इनकी रेंज सबसे कम होती है। इनकी रेंज जो होती है वो होती है 1 फर्मी, यानी 10⁻⁻15 मीटर। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड स्पिन डिपेंडेंट फोर्स, यानी कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करते लेकिन स्पिन पे डिपेंड करते हैं। इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। Strong nuclear force are because of attraction between two nucleons due to the exchange of meson। बेसिकली क्या बोला गया कि देखो strong nuclear force जो है because of attraction two nucleons due to exchange of meson, कि meson के exchange के कारण जो दो न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है, इसके कारण स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, टेक प्लेसेस। नाउ वीक न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ फंडामेंटल फोर्स पे हम लोग आ गए हैं विच इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए क्या होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। The force between the elementary particles emitted during radioactive decay of radioactive substance is known as weak nuclear force। तो देखिए क्या बोला गया है, the force between elementary particle emitted during radioactive decay, कि जब radioactive क्षय होता है, radioactive decay होता है किसी radioactive substance में से, तो उसमें से जो elementary particles निकल रहे हैं, उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वीक न्यूक्लियर फोर्स अलोज रेडिएशन, यहाँ पर एनर्जी, पार्टिकल्स, रेडिएशन, ये सब हम लोगों को शो किया हुआ है। देखो अगर हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, देन इट इज ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सर्टेन पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ईटीसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये क्या बोला गया कि ये अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे पार्टिकल के बीच में, जो कि बीटा क्षय, बीटा डीके का होने का एक रिस्पॉन्सिबल होता है, बीटा डीके होने का एक कारण होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बट वीकर देन अदर फोर्सेज, कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन अदर फोर्सेज मीन्स जो हम लोगों ने बात की थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज के बारे में, उनकी कंपैरिजन में ये क्या होता है, ये वीक होता है। और इसकी जो रेंज होती है वो सबसे शॉर्टेस्ट, इट हैज शॉर्टेस्ट रेंज 10⁻⁻2 फर्मी, यानी कि 10⁻⁻17 मीटर। इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू वीक बोसॉन्स, इसको वीक बोसॉन्स के से भी कम्युनिकेट किया जाता है। अब अगर हम लोग सभी फंडामेंटल फोर्सेज की रेंज का ऑर्डर देखें, तो जो सबसे ज्यादा रेंज होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है, उसके बाद में रेंज ज्यादा होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, और सबसे कम रेंज जो होती है वो होती है वीक न्यूक्लियर फोर्स की। अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ ऑर्डर की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे कम स्ट्रेंथ जो होती है वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। नाउ वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, नेचर ऑफ फिजिकल
लॉज। नेचुरल और फिजिक्स लॉज में हम लोग बात करेंगे। देखिए, जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने पूरी यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया और उन्होंने जो लॉज ऑफ नेचर थे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर थे, इनको समराइज करने के लिए, इन फैक्ट्स को समराइज करने के लिए, बताने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स को डिस्कवर किया। अगर हम लोग बात करें किसी फिजिकल फिनोमिना की जिसमें अलग अलग फोर्स की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें कुछ क्वांटिटीज होती है जो समय के साथ, टाइम के साथ चेंज हो जाती है, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दैट द फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिमेन अनचेंज्ड इन ए प्रोसेस आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। यानी कि एक प्रोसेस में वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि चेंज न हो, अनचेंज रहे, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती है? कंजर्व्ड क्वांटिटीज। तो कह सकते हैं दैट सम ऑफ द जनरल कंजर्वेशन लॉ इन नेचर इंक्लूड्स द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, चार्ज, एटीसी। कि जब हम लोगों ने कंजर्वेशन यूनिट की बात की, कंजर्व्ड यूनिट की बात हम लोगों ने की, तो हम लोगों को जनरल कंजर्वेशन, कुछ कंजर्वेशन लॉ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि लॉज ऑफ नेचर में इंक्लूडेड भी है, विच इज कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और चार्ज, ये सारे हैं। कंजर्वेशन लॉज हैव ए डीप कनेक्शन विद सिमेट्रिक ऑफ नेचर। यानी कि जो कंजर्वेशन लॉ है ये नेचर की सिमेट्री के साथ एक इनका डीप कनेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं सिमेट्री ऑफ स्पेस की, यानी स्पेस समिति की या समय समिति की, या फिर किसी अलग टाइप की सिमेट्री की अगर मैं बात करूं, तो ये जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं, नेचर के जो फंडामेंटल फोर्स होते हैं, इनकी आधुनिक व्याख्या में एक इंपॉर्टेंट सेंट्रल रोल ये प्ले करते हैं। For motion under an external conservative force, the total mechanical energy, the sum of kinetic energy and potential energy of a body is a constant। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी मोशन करती हुई किसी बॉडी के लिए जिसके अंदर एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स जो है, यानी कि जो बाह्य जो बल है वो अगर संरक्षित है, कंजर्व है, तो इसमें जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है, मींस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। द फेमिलियर एग्जाम्पल इज द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर फ्री फॉल होती है, मुक्त रूप से गिरती है, देन बोथ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम। कि इसमें काइनेटिक एनर्जी, किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, लेकिन इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। If the object is released from rest, the initial potential energy is completely converted into kinetic energy of object just before it hits the ground। यानी कि अगर मैं किसी एक ऐसी ऑब्जेक्ट की बात करूं जो रेस्ट पर है, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और उसमें काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं है, जब हम इसको रिलीज करते हैं तो रिलीज करने से जब तक ये ग्राउंड पे हिट नहीं करती तब तक इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कि मैक्सिमम थी, वो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आगे एनर्जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी कंजर्व्ड क्वांटिटीज है वो सारी स्केलर हो। लाइक अगर हम लोग बात करें लीनियर मोमेंटम की या फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम की, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, ये भी एक कंजर्व क्वांटिटी है, लेकिन ये स्केलर नहीं है। इन सभी लॉज को हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, जो कि मैकेनिक्स में है, इनसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इनकी वैलिडिटी की बात करें तो ये मैकेनिक्स से परे है। They are the basic conservation law of nature in all domains, even in those where Newton's law may not be valid। यानी कि जो नेचर के कंजर्वेशन लॉ है वो सभी डोमेन में बेसिक है, उन जगह पे भी ये जो लॉज है ये काम करते हैं जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड न हो। कंजर्वेशन लॉज हैव ए डीप कनेक्शन विद सिमेट्री ऑफ नेचर। कि नेचर की सिमेट्री से कंजर्वेशन लॉ का एक डीप कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज दैट द लॉज ऑफ नेचर डू नॉट चेंज विद टाइम। जैसे कि हमें पता है कि जो लॉज ऑफ नेचर है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग परफॉर्म करें एक लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट, हम लोग आज परफॉर्म करें या उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग कल परफॉर्म करें, उसके रिजल्ट में क्या होगा? कोई भी चेंज नहीं होगा, उसका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। अगर हम लोग सिमेट्री ऑफ नेचर की
ट्रांसलेशन ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है। द लॉज ऑफ नेचर आर सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, की जो लॉज ऑफ नेचर है वो यूनिवर्स में हर जगह पे सेम होते हैं। जैसे कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 दैट एट द अर्थ, बट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द सेम बोथ ऑन द मून एंड द अर्थ। कि अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो जो मून और अर्थ के हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो मून पर अर्थ की कंपेरिजन में 1/6 होता है, लेकिन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है सेम होता है मून और अर्थ के लिए। दिस सिमिट्री ऑफ लॉ ऑफ नेचर विद रेस्पेक्ट टू ट्रांजिशन इज स्पेस गिव्स राइज टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि जो सिमिट्री ऑफ लॉ ऑफ नेचर है विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन स्पेस, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्विवेलेंट होती है, जबकि सिमिट्री ऑफ नेचर विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसलेशन इन टाइम वो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से हमने जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है ऑफ नेचर उनके बारे में बात कर लिया, उनके डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया, रेंज और उनके स्ट्रेंथ का हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद में लॉज ऑफ नेचर की हम लोगों ने बात कर ली, उनके बारे में भी हम लोगों ने ब्रीफली पढ़ लिया है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफन डे।